हिंदी भाषा का प्रयोग करने वालों को पुनः एक बार मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के विकास या भाषा के अध्ययन की भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। भाग 1 का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। यदि किसी ने उस भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जा कर के उसको देखिए, ताकि हिंदी भाषा की जो मूलभूत अवधारणा है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा के बारे में जो सामान्य जानकारी है उस कड़ी में और विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद में हम सामान्य हिंदी का अध्ययन है वो शुरू करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी है वो विश्व की जितनी प्रमुख भाषाएं हैं उस प्रमुख भाषा में हिंदी भी एक प्रमुख भाषा है। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें हिंदी भी एक प्रमुख भाषा है। और ये जो हिंदी है हमारे देश भारत की राजभाषा है। दोस्तों याद रखना है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आपसे पूछे तो आपका उत्तर निल होना चाहिए। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा है। हिंदी है वो राजभाषा है, ये आपको याद रखना है। अब ये भारत हिंदी है हमारे देश की राजभाषा है, तो इसके बारे में हम और भी अध्ययन विस्तार से करना चाहेंगे। इसके बारे में और जानकारी सुनना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे। तो भारतीय संविधान में यदि इसके स्थान को यदि अपन पहचानने की कोशिश करें तो भारतीय संविधान की जो भाग है, भाग की बात करें तो 17वां भाग है। कौन सा? 17वां भाग, भाग संख्या 17। यदि भाग की बात करें तो 17 और अनुसूची की बात करें तो 8, अनुसूची 8। और उसके आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351, 3432 351 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। भाग है 17, अनुसूची है 8वीं और अनुच्छेद आर्टिकल है 343 से 43 से 351। ये जो अनुसूची 8 है, संविधान की अनुसूची 8 है, 8वीं अनुसूची में जब संविधान तैयार किया गया था उस समय 14 भाषाओं को स्थान मिला था, यानी उसमें 14 भाषाओं का वर्णन था। फिर जो जो समय आगे बढ़ता गया और देश में मांग के अनुसार इसमें संशोधन, संविधान में संशोधन होता गया और भाषाएं हैं जुड़ती गई। वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में वर्णित है। अब हिंदी भाषा है जो राजभाषा घोषित की है, इसको सर्वप्रथम किसी न किसी ने प्रस्ताव बनाया होगा, इस पर बात की हुई। तो एक नाम आपको याद रखना है, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर, ये नाम याद रखना है। इन्होंने एक प्रस्ताव, सर्वप्रथम प्रस्ताव बनाया था कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाए और उस प्रस्ताव का वर्णन हमें 343 अनुच्छेद में मिलता है। अब अपन देखेंगे ये जो हमारी हिंदी भाषा है इसका जो विकास हुआ है और विकास का क्रम किस प्रकार रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। कई बार कई प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। इस क्रम को हमें अच्छी तरह से याद करना है। तो अधिकांश जितनी भी भाषाएं हैं उसकी जननी है संस्कृत को माना जाता है, संस्कृत। तो हिंदी का उद्भव भी संस्कृत से हुआ है। फिर इसकी यात्रा या विकास का क्रम है, हम आगे देखेंगे। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश,
अपभ्रंश के बाद में अवहट और अवहट के बाद में वर्तमान हिंदी का रूप जो हम प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे हिंदी का विकास क्रम है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये हर परीक्षा में प्रश्न इससे संबंधित क्रम का प्रश्न है, पूछा जाता है। अब हिंदी के विकास के क्रम का अध्ययन करने के बाद में, जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम लिपि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो प्रमुख भाषाएं होती है उनकी अपनी लिपियां होती है। बिना लिपि की कोई भाषा नहीं है, हम भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भाषा है तो लिपि होगी। सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें से एक भाषा अपनी हिंदी है, तो हिंदी की देवनागरी लिपि है। उर्दू भाषा है, उसकी फारसी लिपि है। अंग्रेजी भाषा है, इनकी अपनी खुद की लिपि है, रोमन लिपि कहा जाता है। इस प्रकार से नेपाली की देवनागरी लिपि और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। तो हर भाषा की लिपि है। जो प्रमुख भाषाएं हैं, यहाँ पर 5 भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में अपन ने अभी विचार किया। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। आइए देवनागरी लिपि के बारे में और कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है और इसको किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी पहचान और विशेषता क्या है, और विस्तार से देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है, उसको देवनागरी कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये देवनागरी है, ये नागरी लिपि का प्राचीन नाम है। देवनागरी लिपि है, वो नागरी लिपि का प्राचीन नाम है। इसकी और विशेषता क्या है? ये देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। वैज्ञानिक लिपि है और हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। एक इस लिपि की पहचान ये है कि ये क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा में लिखी जाती है। जैसे कलम, ये लिखी सीधी रेखा में लिखी जाती है। इस क्षैतिज रेखा को हम शिरोरेखा के नाम से जानते हैं। तो ये एक क्षैतिज रेखा में लिखी जाती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। अब इन लिपि की और यदि बात करें तो इस लिपि को हम अक्षरात्मक, वैज्ञानिक, नागरिक और शिरोरेखा लिपि के नाम से भी पहचान सकते हैं, बोल सकते हैं, जान सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमने हिंदी का विकास क्रम देखा, वैसे देवनागरी लिपि का विकास भी समझेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है। कई परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस लिपि का जो विकास क्रम है उसको हम बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे प्रयोग पहले कहाँ हुआ है? हमारे देश का जो राज्य गुजरात है उसमें हुआ। गुजरात के जो राजा थे, नरेश थे, जय भट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सबसे पहले है वो वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले देवनागरी का जो प्रयोग है वो गुजरात राज्य के राजा जय भट्ट के जो शिलालेख है उसमें हमें मिलता है। क्या है विकास क्रम? देवनागरी लिपि का विकास क्रम। तो जिस प्रकार से भाषा का संस्कृत है जननी, वैसे ही जितनी भी लिपियां हैं महत्वपूर्ण, उसकी जननी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। याद रखना है, ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी का क्या क्रम रहा? ये उद्भव किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि। और फिर ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से फिर नागरी लिपि और नागरी लिपि से देवनागरी लिपि। ये इसका क्रम रहा, सफर रहा, विकास की यात्रा रही देवनागरी लिपि की। अब ब्राह्मी लिपि
चूंकि इसकी जननी है तो इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम जितनी भी लिपियां हैं उसमें से एक है। ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ये मात्रात्मक लिपि है, व्यंजनों पर मात्राएं लगा करके लिखी जाती है। अब हमारे हिंदी भाषा से संबंधित और जानकारी थोड़ी देखते हैं कि संविधान में हिंदी, तो भारतीय संविधान की जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949, याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, राजभाषा के रूप में। इसलिए दोस्तों भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, भारत में मनाते हैं। अब एक और संशय दूर करना है, एक दूसरा 10 जनवरी को भी मनाते हैं हिंदी दिवस। वो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे क्या तर्क है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे देश भारत के कानपुर राज्य में आयोजित किया गया था। पहले भारत में, फिर दूसरा मॉरिशस में, तीसरा भारत में, चौथा मॉरिशस में। इस प्रकार से 4 याद रख दिए, आप याद रखिए। ये विश्व हिंदी सम्मेलन ऐसे मनता रहा। फिर 10 जनवरी 2006, याद रखना है, 10 जनवरी 2006 तत्कालीन सरकार डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने ये तय किया कि अब हम विश्व हिंदी दिवस को प्रति वर्ष मनाएंगे और 10 जनवरी को मनाएंगे। तो 2006 के बाद में प्रति वर्ष हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम हिंदी भाषा से संबंधित देखते हैं। तो जैसे परिवार होता है तो ये इसका परिवार क्या है, भाषा परिवार के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। भाषा परिवार है, विशेषकर हिंदी है, हिंदी में अध्ययन करेंगे। वैसे यदि भाषा परिवार में देखें तो कुल 14 भाषाओं का उसमें वर्णन है। ये 2 प्रकार के परिवार है। एक है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार। इन दोनों परिवारों के नाम हमें याद रखने हैं, भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार। भारोपीय परिवार में जो 14 भाषाएं उसमें हिंदी भी शामिल है। कौन कौन सी 14 भाषाएं हैं एक बार उसको वाचन कर लेते हैं। हिंदी, रूसी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि भाषाएं हैं वो भारोपीय भाषाओं में शामिल है। इसमें हिंदी भी शामिल है। 75% लोग हैं ये भारोपीय परिवार के अंतर्गत भाषा को बोलते हैं, हिंदी भाषा को बोलते हैं। दूसरा परिवार है वो परिवार है द्रविड़ नाम से जाना जाता है। ये भारत के दक्षिण भारत में बोली जाती है। इसमें प्रचलित जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनका समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु आदि भाषाओं को शामिल किया गया है। ये हिंदी भाषा के बारे में सामान्य जानकारी थी वो आप तक पहुंचाई। कल हम एक नए वीडियो के साथ सामान्य हिंदी के अध्ययन के लिए और प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।